आज हम एक ऐसे सफर पर चल रहे हैं जो हम सब ने तय किया है, लेकिन शायद हमें याद ना हो। हाँ, ये सफर है एक बच्चे के दिमाग के अंदर का। ये समझने का कि कोई बच्चा सोचना कैसे सीखता है। हमारे पास एक YouTube वीडियो का टेक्स्ट है जो खास तौर पर शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब CTET की तैयारी करने वालों के लिए है। और हमारा मकसद सिर्फ क्या कहते हैं एक परीक्षा के लिए रटना नहीं है, बल्कि इस सिद्धांत की आत्मा को समझना है। सिद्धांत है जीन पियाजे का। हाँ, जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक। उनकी सबसे दिलचस्प बात ये थी कि वो बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक मानते थे। नन्हे वैज्ञानिक मतलब ये कि बच्चे खाली बर्तन नहीं हैं जिनमें हम ज्ञान भरते हैं। वो खुद अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, प्रयोग करके, गलतियां करके और फिर उनसे सीख कर। ठीक है, तो ये संज्ञानात्मक विकास, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, संज्ञान का मतलब है सोचने, तर्क करने, याद रखने, समस्याओं को सुलझाने की सारी मानसिक प्रक्रियाएं। अच्छा, तो संज्ञानात्मक विकास हुआ इन सारी क्षमताओं का समय के साथ विकसित होना। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उस जानकारी का मतलब निकालना और इसे इस्तेमाल करना सीखना है। तो एक तरह से ये जानने की कहानी है कि हम जानना कैसे सीखते हैं। बिल्कुल। तो चलिए फिर इन नन्हे वैज्ञानिकों की प्रयोगशाला में चलते हैं। सिद्धांत को समझने के लिए, जैसा हमारे स्रोत में भी है, सबसे पहली और बुनियादी चीज है स्कीमा। हाँ, स्कीमा। तो ये क्या है? यूं समझिए, जब एक बच्चा पहली बार गाय देखता है तो उसे बताया जाता है कि देखो, इसके 4 पैर हैं, 2 सींग, 1 पूंछ। ठीक है। ये जानकारी उसके दिमाग में एक खाके या फोल्डर की तरह स्टोर हो जाती है। यही उसका स्कीमा है। जानकारी का एक पहला फोल्डर। हाँ, और ये सिर्फ बच्चों तक ही नहीं है। स्रोत में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, मैंने भी देखा, शादी वाला। बिल्कुल। जैसे ही कोई शादी शब्द कहता है तो एक शादीशुदा इंसान के मन में शायद अपने जीवन साथी की तस्वीर आए, और एक अविवाहित के मन में अपने किसी खास दोस्त की। सही बात है। तो ये जो तुरंत बनने वाली मानसिक तस्वीर या कॉन्सेप्ट है, यही स्कीमा है, एक तरह का मेंटल शॉर्टकट। ठीक है, तो बच्चे के दिमाग में गाय के लिए एक फोल्डर बन गया। अब वो बाहर निकलता है और एक भैंस देखता है। उसके भी 4 पैर और 1 पूंछ है। अब क्या होगा? और यहीं से सीखने की असली प्रक्रिया शुरू होती है। पियाजे इसे कहते हैं अनुकूलन, यानी नई जानकारी के साथ एडजस्ट करना। हाँ, इसकी पहली प्रक्रिया है आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण मतलब बच्चा उस भैंस को देखेगा और अपने पुराने गाय वाले फोल्डर में ही उसे फिट करने की कोशिश करेगा। अच्छा, तो वो उसे भी गाय ही कह देगा? हाँ, बिल्कुल। वो नई जानकारी को बिना किसी बदलाव के पुराने खाके में ज्यों का त्यों रख रहा है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे हमारे कंप्यूटर में जानवर नाम का एक फोल्डर है और हम उसमें कुत्ते और बिल्ली दोनों की तस्वीरें डाल रहे हैं। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। और फिर अगर हम घोड़े की तस्वीर भी उसी में डाल दें तो फोल्डर का नाम तो अब भी जानवर ही रहेगा। बिल्कुल। लेकिन अब सोचिए, बच्चा एक घोड़े को देखता है, वो भी 4 पैरों वाला है, लेकिन वो अलग तरह से हिनहिनाता है, दौड़ता भी अलग है। अब बच्चे का दिमाग थोड़ा कंफ्यूज होता है। हाँ, उसका पुराना गाय वाला फोल्डर अब काम नहीं कर रहा। और इसी उलझन को, इसी फ्रस्ट्रेशन को पियाजे कहते हैं असंतुलन। सही पकड़ा, असंतुलन। ये एक तरह का मानसिक खिंचाव है जो बच्चे को सीखने के लिए मजबूर करता है। तो इस असंतुलन को दूर कैसे किया जाता है? उसके लिए दूसरी प्रक्रिया काम आती है, समायोजन। अकोमोडेशन। हाँ, अब बच्चा सिर्फ जानकारी को पुराने फोल्डर में नहीं डालता, बल्कि वो फोल्डर को ही बदल देता है या नया बना लेता है। अच्छा, तो वो सीखता है कि 4 पैरों वाले सभी जानवर गाय नहीं होते। बिल्कुल। वो गाय और घोड़े के लिए अलग अलग स्कीमा मतलब अलग अलग फोल्डर बना लेता है। तो आत्मसातीकरण है नई जानकारी को पुराने घर में जगह देना, और समायोजन है उस जानकारी के लिए एक नया कमरा बनाना या पुराने घर का नक्शा ही बदल देना। और ये सब उस असंतुलन की बेचैनी की वजह से होता है। एकदम सही। यही संतुलन और असंतुलन का खेल है जो हमें जिंदगी भर सीखने के लिए प्रेरित करता है। वाह, तो ये सीखने की पूरी मशीनरी है। अब पियाजे ने इस मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए विकास का एक पूरा नक्शा तैयार किया है ना? हाँ, उन्होंने कहा कि हर बच्चा लगभग एक ही रास्ते से गुजरता है जिसमें 4 बड़े पड़ाव आते हैं। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। पहला पड़ाव है संवेदी गामक अवस्था, यानी सेंसरी मोटर स्टेज। ये जन्म से 2 साल तक। हाँ, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस उम्र में बच्चा अपनी इंद्रियों यानी सेंसेस और शारीरिक गतिविधियों से दुनिया को समझता है।
छू कर, चख कर, देख कर, मतलब ये वो हर चीज मुंह में डाल लो वाली स्टेज है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। इस स्टेज की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प लगता है। इसका मतलब है कि एक छोटे बच्चे के लिए अगर कोई चीज उसकी आंखों के सामने से हट जाए तो वो सच में गायब हो जाती है। उसके लिए हाँ, जैसे अगर हम पीकाबू खेलते हैं तो बच्चे को सच में लगता है कि हम गायब हो गए और फिर अचानक से वापस आ गए। कमाल है। उसके लिए जो दिखता नहीं वो होता नहीं, लेकिन धीरे धीरे लगभग 8-9 महीने का होते होते वो ये समझने लगता है कि अगर खिलौने को चादर के नीचे छुपा भी दिया तो खिलौना गायब नहीं हुआ है। बिल्कुल, वो वही है और फिर वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक मील का पत्थर है। तो दुनिया अब उसके लिए एक ज्यादा भरोसेमंद जगह बन जाती है। हाँ, और इसी उम्र में वो नकल करके भी बहुत कुछ सीखता है, जिसे अनुकरण कहते हैं। पापा को शेव करते देखा तो खिलौने से अपनी शेव बनाने लगा। ठीक है, तो 2 साल तक बच्चा ये समझ गया कि दुनिया में चीजें स्थायी हैं। अब वो बड़ा हो रहा है। 2 से 7 साल के बीच क्या होता है? ये तो प्री स्कूल वाली उम्र है। और कल्पना इस दूसरे चरण की पहचान है। इसे कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस दौर में बच्चे की सोच में तर्क की कमी होती है ना? तर्क की कमी, लेकिन कल्पना की उड़ान बहुत ऊंची। यहाँ हमें 2 बहुत मजेदार चीजें देखने को मिलती हैं। पहली है जीववाद, एनिमिज्म। अच्छा, यानी निर्जीव चीजों को भी जिंदा समझना। हाँ, मैंने देखा है बच्चे अपनी गुड़िया से ऐसे बात करते हैं जैसे वो सच में सुन रही हो। वही जीववाद है। बच्चे को लगता है कि टेबल को चोट लग सकती है या उसकी गुड़िया को भी भूख लगती है। हाँ, मैंने एक बच्ची को देखा था, उसने अपनी डॉल गिरा दी और फिर उसे उठा के पुचकारने लगी, सॉरी सॉरी, फर्श ने तुमको जानबूझ के नहीं मारा होगा। हाँ। देखिए, उसके लिए गुड़िया और फर्श दोनों में इरादे और भावनाएं थीं। कमाल है। और दूसरी खासियत क्या है स्टेज की? दूसरी खासियत है आत्म केंद्रीकरण, ईगोसेंट्रिज्म। मतलब बच्चा दुनिया को सिर्फ अपने नजरिए से देख पाता है। हाँ, वो ये समझ ही नहीं पाता कि किसी और का नजरिया अलग भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक बच्चा दूसरे बच्चे से खिलौना छीन लेता है तो वो शायद जानबूझकर, मेरा मतलब है वो स्वार्थी नहीं होता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उसके दिमाग में ये विचार ही नहीं आता कि दूसरे बच्चे को भी वो खिलौना चाहिए होगा, क्योंकि उस पल सिर्फ उसे वो खिलौना चाहिए। ये पियाजे के सिद्धांत की सबसे क्रांतिकारी बातों में से एक है। बिल्कुल, ये हमें सिखाता है कि ये कोई चारित्रिक दोष नहीं, बल्कि एक विकासात्मक अवस्था है। इससे तो माता पिता और शिक्षकों का रवैया ही बदल जाता है। हाँ, अब आप बच्चे को तुम बहुत स्वार्थी हो कहकर डांटने के बजाय उसे दूसरा नजरिया सिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो, उसे दुख हो रहा है क्योंकि वो इससे खेल रहा था। सही बात है। आप सजा देने की बजाय सहानुभूति सिखा रहे होते हैं। इसी चरण में एक और चीज है अपरिवर्तनीयता, मतलब सोच को पलटने में मुश्किल होना। जैसे 1 से 10 तक गिन लेना, पर 10 से 1 तक उल्टी गिनती में दिक्कत आना। हाँ, क्योंकि किसी प्रक्रिया को उल्टा करके सोचने के लिए ये समझ अभी विकसित नहीं हुई होती। तो ठीक है, 7 साल तक बच्चा कल्पना और मैं की दुनिया में जी रहा है, लेकिन अब तीसरा चरण शुरू होता है। बिल्कुल, तीसरा चरण है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये 7 से 11 साल तक चलती है। यहाँ बच्चे की सोच में एक जबरदस्त बदलाव आता है। वो तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। हाँ, लेकिन एक शर्त पर। और वो शर्त क्या है? शर्त यह है कि उसकी सोच सिर्फ मूर्त यानी ठोस चीजों पर ही काम करती है, जिन्हें वो देख या छू सकता है। अच्छा, तो वो एक छोटा जासूस बन जाता है, लेकिन सिर्फ उन सुरागों के लिए जो उसके सामने मौजूद हों। हाँ, अमूर्त विचारों जैसे न्याय या ईमानदारी, इन सब के बारे में वो अभी नहीं सोच पाता। तो इस नई तार्किक सोच का सबसे बड़ा सबूत क्या है? स्रोत में संरक्षण या कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट पर बहुत जोर दिया गया है। संरक्षण की समझ इस चरण का सबसे बड़ा मील का पत्थर है। इसका क्लासिक उदाहरण है पानी वाले ग्लास का। हाँ, ये तो बहुत फेमस है। अगर आप एक चौड़े ग्लास का पानी एक लंबे और पतले ग्लास में बच्चे के सामने डालें, तो पहले वाली स्टेज का बच्चा क्या कहेगा? वो कहेगा कि लंबे ग्लास में पानी ज्यादा है, क्योंकि वो सिर्फ ऊंचाई देख रहा है। बिल्कुल, लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वाला बच्चा समझ जाएगा कि पानी की मात्रा उतनी ही है, बस बर्तन का आकार बदला है। तो ये सिर्फ पानी के बारे में नहीं है, ये असल में वैज्ञानिक सोच की शुरुआत है। हाँ, ये समझना कि किसी चीज के बाहरी रूप में बदलाव आने से उसका मूल गुण नहीं बदल जाता। ये तो एक बहुत बड़ा दिमागी उछाल है। बहुत बड़ा।
और इसी तर्क की वजह से वो अब चीजों को क्रम में लगाना भी सीख जाता है, जिसे क्रमबद्धता या सीरिएशन कहते हैं। जैसे अलग अलग लंबाई की छड़ियों को छोटे से बड़े के क्रम में लगाना। हाँ, उसकी सोच अब ज्यादा व्यवस्थित और लचीली हो जाती है। ठीक है, तो अब हमारा बच्चा 11 साल का हो चुका है। वो असल दुनिया के बारे में तर्क करना सीख गया है, लेकिन इंसान की सोच तो सिर्फ असल दुनिया तक सीमित नहीं रहती। हम संभावनाओं, कल्पनाओं और विचारों की दुनिया में भी तो जीते हैं। तो आखिरी पड़ाव हमें कहाँ ले जाता है? आखिरी पड़ाव हमें किशोरावस्था में ले जाता है। इसका नाम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 साल की उम्र के बाद शुरू होती है। हाँ, यहाँ सोच का दायरा ठोस चीजों से निकलकर अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। अमूर्त सोच मतलब अब किशोर सिर्फ ये नहीं सोचेगा कि ये कुर्सी है, बल्कि वो न्याय, प्रेम, आजादी जैसे विचारों पर भी बहस कर सकता है। बिल्कुल। स्रोत में एक उदाहरण है, काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता। हाँ, ये सोचना भी तो अमूर्त है, क्योंकि वो पैसा भी है नहीं। सही बात है। और इसी अमूर्त सोच से एक और शक्तिशाली क्षमता पैदा होती है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। ये सुनने में थोड़ा जटिल है। आसान भाषा में ये क्या हो अगर वाली सोच है। अच्छा, व्हाट इफ थिंकिंग। हाँ, यह किसी भी समस्या के सभी संभावित समाधानों के बारे में व्यवस्थित ढंग से सोचने और फिर एक एक करके उन्हें परखने की क्षमता है। तो एक बच्चा जहां सिर्फ अंदाजा लगाएगा, वहीं एक किशोर परिकल्पना बनाएगा। बिल्कुल। अगर मैं ऐसा करूं तो उसका ये नतीजा हो सकता है, और अगर मैं वैसा करूं तो उसका वो नतीजा हो सकता है। स्रोत में एक मजेदार उदाहरण दिया है कि अगर किसी रिश्तेदार ने आपको कहीं देख लिया, तो आप घर पर क्या-क्या बहाने बना सकते हैं, इसकी पहले से योजना बनाना। हाँ, ये तो हर किशोर करता है। ये उसी क्षमता का एक रचनात्मक उपयोग है। लेकिन यही क्षमता उन्हें विज्ञान के प्रयोग करने और भविष्य के लिए योजना बनाने में भी मदद करती है। हाँ, है ना? हाँ, वे अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देते, वे रणनीति बनाते हैं। तो हमने पियाजे के सिद्धांत का ये पूरा सफर तय किया, स्कीमा यानी दिमागी फोल्डर बनाने से लेकर समायोजन के जरिए उन फोल्डरों को बदलने तक, और फिर 4 अलग-अलग चरणों से गुजरते हुए सोच के विकसित होने तक। इसका सार यही है कि बच्चे सिर्फ सुनते नहीं हैं, वे अपनी समझ का निर्माण करते हैं। वे अपनी दुनिया के आर्किटेक्ट खुद हैं। और ये सिद्धांत सिर्फ कुछ मनोवैज्ञानिक शब्दों का संग्रह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें बच्चों की दुनिया को उनकी नजरों से देखने की एक खिड़की देता है। ये हमें बताता है कि एक 5 साल के बच्चे से ये उम्मीद क्यों नहीं करनी चाहिए कि वो आपकी तरह तर्क करेगा, या एक 8 साल के बच्चे को अमूर्त विषय पढ़ाना क्यों मुश्किल है। ये हमें बेहतर शिक्षक और बेहतर माता पिता बनने में मदद करता है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? एक ऐसा विचार जो हमारे सुनने वालों के मन में रह जाए। देखिए, पियाजे ने विकास का एक सार्वभौमिक नक्शा दिया, जिसमें चरण लगभग तय हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या संस्कृति, समाज और शिक्षा का माहौल इन चरणों की गति या उनके रूप को प्रभावित कर सकता है? अच्छा, क्या एक भारतीय गांव में पले बड़े बच्चे की सोच ठीक उसी रास्ते और रफ्तार से विकसित होती है जैसे टोक्यो या न्यूयॉर्क में पले बड़े बच्चे की? ये बहुत गहरा सवाल है। पियाजे ने हमें नक्शा तो दे दिया, लेकिन हर यात्री का सफर शायद थोड़ा अलग होता है। और ये सवाल आज भी मनोविज्ञान की दुनिया में एक बड़ी बहस का विषय